हेलो हाय डियर फ्रेंड। अच्छा दोस्तों, बहुत से दोस्त जो हैं मेरे पाकिस्तान से डेफिनेटली वो क्वेश्चन करते हैं, कुलीग, स्टूडेंट एंड दोस्त अहबाब के फ़ॉरेन जो है वो स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बहुत से लोगों को पर्सनली बताते बताते जो है वो काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है, इसलिए लिहाजा मैं इसके ऊपर मैंने छोटी सी कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है और इसी को मैं शॉर्ट बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में मैं इसको जो है वो आप लोगों तक ब्रीफ करूँगा। अभी हम देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन। तो नेविगेटिंग द स्टडी वीज़ा जर्नी इन यूरोप स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको कैसे जो है वो आपने यूरोप के लिए आगे मूव करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लें, यही हमारे पास यूज़ होते हैं। रिसर्च योर डेस्टिनेशन और कंट्री, जो भी आपने कंट्री जाना है तकरीबन तमाम कंट्रीज़ का पैटर्न सेम ही होता है, आपने इसी को फॉलो करना है। फिर आपने यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, फिर आपने अपना प्रोग्राम फाइंड करना है। हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो है वो कोई भी यूनिवर्सिटी फाइंड करें, मेरी सजेशन ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी को आप फाइंड करें। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं, उनको आप फाइंड करें। तो डोंट फॉरगेट टू चेक द रिफंड पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूट इन केस ऑफ वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी की फीसेस आप किस तरह से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो रिफ़ंड पॉलिसी लाजमी देखा करें। फिर उसके बाद आपने कोर्स लिखना है, जैसे कि मैं भी आपको आगे फर्दर बताने वाला हूँ कि हंगरी के अंदर यूनिवर्सिटी जो है पब्लिक फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी कंट्री में आप इसी तरह से फाइंड करते हैं। इटली या सा, क्योंकि टाइम वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो मैं थोड़ी स्पीड के साथ भी जाऊँगा। अप्लाई फॉर द एडमिशन, इंग्लिश प्रोफिशेंसी या आइल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी एक इंस्टीट्यूट लेटर बना के देता है। आप जिस अदारे या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हैं, तो वहाँ का जो हेड होता है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या कोई भी पर्सन जो है वो आपको बताएगा कि आपने सारे कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश के अंदर किए हैं। तो मैं इनके ऊपर भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइल्स नहीं किया हुआ तो कोई इतना यूरोप के अंदर कोई यूनिवर्सिटी, बहुत कम यूनिवर्सिटियाँ जो आइल्स की रिक्वायर करती हैं। जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो अनफ होता है आप लोगों के लिए। तो वो कैसे बनता है वो मैंने आपको अभी बता दिया कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है वहीं से आपको वो लिख देते हैं कि तमाम कोर्सेज इसने इंग्लिश के हैं और इसकी बेसिक जो है इंग्लिश के अंदर बहुत स्ट्रांग है। आफ्टर दिस जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आइल्स का बच्चों को, कि वो आइल्स देखते रहते हैं, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही काफ़ी होता है। तो वो आपको मैंने बता दिया। फिर उसके बाद हर यूनिवर्सिटी का एक इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो था वो सम यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया जो होता है वो इंटरव्यू के ऊपर ही आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बहुत से जो हैं वो रिटन टेस्ट लेते हैं। तो रिटन टेस्ट का भी जो है वो उन्होंने कोर्स आउटलाइन जो दिया होता है उसी कोर्स आउटलाइन में से वो क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसके बाद वो आपको श्योरिटी देते हैं कि आपके मार्क्स और रिमार्क्स जो हैं वो, उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आता है। तो एक्सेप्टेंस लेटर की आने से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करते हैं, तो वो फिर आप जब आप पास करते हैं तो वो आपको यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ीस जो होती है, अकोमोडेशन फ़ीस जो होती है वो आपसे माँगते हैं। तो इसके मज़ीद आगे भी हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट मेट्रो ऑलमोस्ट जितना आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर था, इसके बाद यूनिवर्सिटी की आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, आपका जो है वो 30% जो है वो काम समझ लें 50% हो गया, तो बाकी पीछे एम्बेसी की रिक्वायरमेंट रह जाती हैं। तो उसके अंदर जो है एम्बेसी की रिक्वायरमेंट, आपने जिस कंट्री की अप्लाई किया है तो डेफिनेटली उसकी एम्बेसी आपकी कंट्री में मौजूद होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि हंगरी की हम बात करें तो हंगरी एम्बेसी मौजूद है, तो हंगरी एम्बेसी इस्लामाबाद लेकें और उसकी रिक्वायरमेंट स्टडी वीज़ा के लिए देखें क्या होती हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करें। तो वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं ये भी हम फर्दर मज़ीद देखेंगे। मैं आपको मज़ीद छोटा से बता देता हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट मींस कि आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जितना ड्यूरेशन हो उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप पासपोर्ट बनवाएं तो 10 ईयर्स का बनवा लें एक ही दफ़ा में। तो 5 ईयर्स का भी मोर देन इनफ होता है। ये है कि बाज़ टाइम नहीं वीज़ा अप्लाई होता तो फिर आगे बंदा 1-2 साल बाद कहीं न कहीं तो अप्लाई करना होता है, तो उसकी वैलिडिटी जो है वो लॉन्ग टर्म्स होनी चाहिए। तो उसमें ये है कि बार-बार आपको भागना नहीं पड़ता कि अब पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है और ये वो। एक ही दफ़ा बनवाएँ, 10 साल का बनाएँ, पेजेस बेशक कम रख लें। 2 तरह के होता है, 36 पेजेस का होता है और 72 36 और 72 पेजेस का होता है। तो लिहाजा आप जो है वो 2 तरह से ही मैं ये करता हूँ, 36 पेजेस के बनवा लें, लेकिन वैलिडिटी जो है उसकी
10 ईयर्स जो है वो पासपोर्ट रखें। तो बार बार आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये होती हैं, यहाँ पे मैं चलिए थोड़ी सी यहीं पे बता देता हूँ कि आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास जो वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। वो आपको बता देते हैं, पिक्चर्स का पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। तो उसके अंदर वो मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए इतना, वो लाइक नेचुरल फ़ोटो होनी चाहिए जिसके अंदर फिनिशिंग जो है वो ना की गई हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी, और उसके साथ होती है बैंक, आपके बैंक स्टेटमेंट। तो सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है आपका स्टूडेंट वीज़ा, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के बाद जो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांस होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर होते हैं। अगर तो आपके बैंक स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो वीज़ा इतने ही ज़्यादा लगने के चांस होते हैं। तो यूरोपियन कंट्री की तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर 45-50 के अराउंड अबाउट 50 लाख 40 से 45 लाख की अमाउंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। इससे कम भी हो सकती है अगर आप स्कॉलरशिप में हैं, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, वो एक अलग सा टॉपिक है स्कॉलरशिप का, तो उसके लिए मैं नहीं चलूँगा। तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अंदर ये था कि अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं तो एफबीआर या रिटर्न्स जो होती हैं, एफबीआर के रिटर्न्स, जो लोग एफबीआर के रिटर्न्स करते हैं, या जो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है कि पेरेंट्स उसके सपोर्ट करें, तो पेरेंट्स का जो भी बिजनेस है उसकी एफबीआर की कापी लगाएं साथ में, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और इसके बाद अगर आपका पासपोर्ट लॉस हुआ है बीच में से, तो आपके पासपोर्ट के नंबर होते हैं एट पे 1 2 3। अगर पहला पासपोर्ट है तो उसको 1 लगा होगा, 2 एंड 3, थर्ड होगा तो 3 लगा होगा। तो हाँ, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे है, ये सारी चीज़ें आपने फिलफ़िल करनी, और उसके बाद एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं जितने भी आपके, वो आपने वेरीफ़ाई करवाने हैं। वेरीफ़ाई कहाँ से करवाने हैं? पहले जो हैं आपके मैट्रिक तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटरमीडिएट तक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट, मतलब मैट्रिक 10 इयर्स एजुकेशन और 12 ईयर एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपने बोर्ड से पहले वेरीफ़ाई करवाने हैं। बोर्ड से करवाने के बाद एक अदारा है आईबीसीसी, इंटरमीडिएट बोर्ड चेयरमैन कमेटी, या इस तरह से हेड है, वो इन सब बोर्ड का हेड होता है। उसके अदारा लाहौर, इस्लामाबाद और हर कराची, इस तरह के काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। तो वो आप थ्रू टीसीएस करवाएं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप खुद जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टीसीएस जो है वो उनके साथ एफिलिएशन है, तो वो ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो फीसेस वगैरह आप यहीं से भेज दें, क्योंकि आपने पहले बोर्ड से वेरीफाई करवाए होते हैं। एक डॉक होता है सिक्रेसी डॉक, उसके साथ आपको वो, जब आप बोर्ड में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। कि आप कहें कि मैंने अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी, तो ये प्री रिक्वायर्ड होती हैं कुछ चीज़ें, तो वो आपने फुलफ़िल करनी है। आफ्टर दिस बोर्ड की वेरिफिकेशन के बाद आपने आईबीसी से करवा लेनी है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। ये दोनों होने के बाद आपकी रह जाती है फ़ाइनल। अगर आपने मास्टर के अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपकी जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाई होनी चाहिए। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी TCS के थ्रू ही करवा लें, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं फ़ॉरेन के लिए, तो सबसे पहले आपने जो एकेडमिक डिग्रियाँ हैं आपकी, जो डिग्रीज़ हैं आपके पास जितनी भी हैं, तो उनको आप जो है वो लाज़मी जो है वो वेरीफाई करवाएँ फ्रॉम द HEC एंड अटेस्टेड, मतलब वेरीफाई मीन्स के अटेस्टेड लाज़मी ही करवाएँ। तो ये चीज़ें आपकी फुल कंप्लीट होने के बाद, आपकी बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद, आपकी एक ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होती है। तो वो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी आपने लाजमी करवानी होती है। और टिकट जो है वो एक डमी टिकट जैसे हम कह लें कि रिटर्न टिकट आप बनवा लें। रिटर्न नहीं, बल्कि आप क्योंकि स्टडी के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म्स 90 डेज अबव है, तो आप लोग जो है वो वन वे ही टिकट बनवाएं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। क्यों, या फिर आपने अगर रिटर्न करने तो सेमेस्टर के बाद आप रिटर्न की बनवा लें, तो दोनों सूरतों में ठीक है। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वन वे बनवाएं, वापसी वहीं से जब आपका टाइम सेमेस्टर का ख़त्म हो, तो फिर आप जो है अगर आना चाहें तो आ जाएँ, जाना चाहें तो जा सकते हैं। क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी है अगर मास्टर प्रोग्राम है, या 4 ईयर वैलिडिटी है प्रोग्राम की उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो भी एम्बेसी की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको भी लिस्ट भी दिखाता हूँ कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट क्या है, तो वो फुलफ़िल करनी है आपने। तो सबसे पहले चलते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि एडमिशन अप्लाई का, अगर ये तो थी एक बेसिक सी डिटेल, ठीक है, जो कि 9 मिनट एंड 38 सेकंड पे कंप्लीट हुई है। अब मैं इसी वीडियो के अंदर मैं कंटिन्यू करूँगा कि आपने
लाइक हंगरी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, तो हम एग्जांपल के तौर पे हंगरी लेते हैं, तो आप कैसे जो है वो यूनिवर्सिटी फाइंड करेंगे, एडमिशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये मैंने काफ़ी सारे पॉइंट बनाए थे प्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ से इसके बाद आगे फर्दर जो है वो मज़ीद चलते हैं। यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें फाइंड प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखें क्योंकि मैंने कहा था पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, बस नेशन में दे रहा है, तो यहाँ पे लिखें पब्लिक यूनिवर्सिटी इन हंगरी, तो यहाँ पे हंगरी लिखें। और दिस आर द ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटी। एथोस्लाउंड यूनिवर्सिटी है, पता नहीं क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेस है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन 3 मोर्स, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजिटिम एंड एट्सेट्रा जो भी हैं, ठीक है। तो हमें कंसर्न, हम एक यूनिवर्सिटी देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल। यहाँ पे देख लेते हैं इनकी ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल की एजिटिम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल हंगरी, मिशकोल यूनिवर्सिटी, तो ये उनके सारी चीज़ें हैं। रिव्यू है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल के, यहाँ पे हम भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या करता है। यहाँ पे हमने ओपन किया, ये इसके प्रोग्राम्स आ गए, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी बहुत सा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। हम ये करते हैं, वो हैं ये अच्छा फॉर स्टूडेंट एंड नेपच्यून सिस्टम है हंगरी के अंदर। इनका एक बेसिक सिस्टम है जिसके अंदर ऑल यूनिवर्सिटी और इनका स्टूडेंट्स का डाटा वहाँ पे कलेक्ट होता है। तो एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टाइपेंडियम हंगेरी कम एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो HEC के साथ रजिस्टर्ड है। तो इसकी अगर वीडियो भी आपको चाहिए तो ये भी मैं भेज देता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत नहीं करते, काफ़ी मेहनत करते हैं, ये मैं ऐसे कहूँ कि नहीं करते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हमें बस सुबह ही यूरोप जाना है, चाहे किसी तरीके से भी। तो दोनों सूरतें पॉसिबिलिटी हैं, स्टूडेंट हमारे भी सेम ही हैं जिस तरह के यहाँ के हैं। यूरोप के अंदर कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट और नेचर का है, वहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स हैं। तो स्कॉलरशिप द क्रिश्चियन यंग पीपल, ये क्रिश्चियन यंग पीपल है, इनका भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में से ये कंपटीशन होता है, नॉट इन पाकिस्तान। ये जस्ट एक कंट्री के लिए नहीं होता, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। तमाम क्रिश्चियंस में अप्लाई करते हैं और वहाँ से आपने विन करना होता है। तो पहले थोड़ा सा इजी था, लेकिन अब कंपटीशन इसके अंदर, क्योंकि जैसे ही फेमिलियर होता जा रहा है तो इसके अंदर भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टाइपेंडियम हंगेरियन कम जो है वो अब निस्बत इजी होता जा रहा है। पहले क्रिश्चियन यंग स्कॉलरशिप जो था वो इजी था, लेकिन अब क्योंकि दोनों फेमिलियर होते जा रहे हैं, तो ये थर्ड है हंगेरियन डायस्पोरा, कुछ इस तरह से है। तो ये इनके हंगेरियन कॉलोनियाँ जो थी वहाँ से अगर कोई लोग हैं तो वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप इन्होंने निकाला है। तो ये 3 तरह स्कॉलरशिप है। तो मैं जितने भी बाकी लोगों को सजेस्ट करूँगा स्टाइपेंडियम हंगेरियन कम के ऊपर जो है वो अप्लाई करें। इसका भी एक वीडियो है, एक दोस्त ने बनाई हुई, तो उसकी मैं लिंक जो है वो आपको दे दूँगा। अगर आप लोग मेहनत करना चाहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्कॉलरशिप पे ऊपर आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, अकोमोडेशन फ़ीस दोनों ही कवर्ड हो जाती हैं। मतलब जब यहाँ पे आप टोटल फ़ीस देते हैं ऑलमोस्ट, मैं भी दिखाता हूँ आपको, एक कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम का अभी मैं देख रहा था, वो 3500 यूरो पर सेमेस्टर है। तो उसके आगे सेमेस्टर जो हैं वो 4 सेमेस्टर हैं, तो डेफ़िनेटली आप देख लें 14,000 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस अकोमोडेशन आपको अलग से होगी। तो अकोमोडेशन का मिनिमम एक्सपेंस जो है वो 300 टू 400 यूरो पर मंथ आ जाता है। उस हिसाब से देख लें कि आपने 2 इयर्स रहना है तो कैसे। तो बाकी वो अलग सिनेरियोज़ हैं कि जॉब फाइंडिंग और ये वो काफ़ी मिल जाती हैं यहाँ पे। वो लोग अपनी खुद फ़ीस भी निकालते हैं, पढ़ते भी रहते हैं साथ-साथ, वो एक अलग पैटर्न है। और बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिलती है या नहीं मिलती, तो लिहाजा इस चीज़ को माइंड में ना रखिएगा कि वहाँ पे जाते ही आप जो है वो इंजीनियर लग जाएंगे। लेकिन बहुत टफ़ टाइम होता है यहाँ पे भी जॉब गेन करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी की रिफ़ंड पॉलिसी लाजमी देख लें। ये देखें, इन्होंने कहा कि 15 जनवरी डेडलाइन 15 जून है, और ये 2 एडमिशन स्प्रिंग और ऑटम्स टर्म्स के अंदर है, इन्होंने साथ में डेट मेंशन की है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ बैंक अकाउंट डिटेल है। तो ये यूनिवर्सिटी की बैंक अकाउंट है हंगेरियन,
और यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो कहते हैं डिफरेंट है। अकोमोडेशन फ़ीस जो है वो भी डिफरेंट है, 500 यूरो। फर्स्ट सेमेस्टर अकोमोडेशन फ़ीस इज़ 500 यूरो, तो यहाँ पे 500 यूरो इसकी अकोमोडेशन फ़ीस क्रेडिट। हाँ, फिर वो कहते हैं यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपको जब आपकी अकोमोडेशन और ट्यूशन फ़ीस हो जाती है तो फिर यूनिवर्सिटी आपको फ़ाइनल लेटर ऑफ एडमिशन भेजती है, जिसके अंदर अकोमोडेशन फ़ीस जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहेगा, यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल होता है वहाँ पे होगा। तो एप्लीकेशन मस्ट देयर वीज़ा एप्लीकेशन। अब फिर उसके बाद अब वो कहते हैं कि एम्बेसी के अंदर आपने एडमिशन, मैंने भी यही लिखे थे पॉइंट्स कि आपने पहले यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना होता है, एडमिशन लेने के बाद फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, और इसके बाद आपने अपनी जो भी वहाँ पे आपके कंट्री के अंदर एम्बेसी होती है वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ये देखें रिफंड पॉलिसी भी ना लिखी हुई है, द एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फ़ीस अब दो तरह से होता है कि ट्यूशन फ़ीस अलग से है, एप्लीकेशन फ़ीस अलग से। मैं ये स्टार्ट में बताना भूल गया था। एप्लीकेशन फ़ीस ये होती है कि जो आपको आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उन डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोसेस करने के लिए जितना टाइम लगता है वो एप्लीकेशन फ़ीस है। वो इनकी ऑलमोस्ट 150 यूरो है। और बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो एग्ज़ाम एंट्रेंस जो होती है इसी के अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो बहुत सी यूनिवर्सिटी जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अलग से लेती हैं, लाइक आपके डॉक्यूमेंट को सॉर्ट आउट करना, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, वैलिडिटी चेक करना कि आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए नहीं, उसके लिए 150 यूरो वो लेते हैं। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करना है उन्होंने, तो वो लोग जो हायर करने जिन्होंने टेस्ट चेक एंड बैलेंस करना, तो उसके लिए जो उन्होंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो 150 रखी हुई है। तो टोटल 300 तक आपका एक्सपेंस हो जाता है एक एप्लीकेशन प्रोसेस करवाने में। तो जो कि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख 1.5 लाख 1 सवा लाख के इक्वलेंट होता है यूरो के रेट के हिसाब से। तो फिर आपकी ट्यूशन फ़ीस होती है, वो कहते हैं कि इज़ प्राइमली नॉन रिफंडेबल एक्सेप्ट इन दीज़ केसेस वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर ये वीज़ा रिफ्यूज़ होता है इन केसेस के अंदर, अगर वो कुछ अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है डॉक्यूमेंट इनवैलिड होने की वजह से, अ, आपका नॉलेज जो है लैंग्वेज का नॉलेज वो कम होता है। मतलब आप इंटरव्यू पे जाते हो और इंटरव्यूअर कहता है कि इसको इंग्लिश ही नहीं आती, तो आप इंग्लिश के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह से होती हैं। इफ़ द वीज़ा रिजेक्शन इज रिलेटेड टू लैक ऑफ द अकोमोडेशन प्रूफ। अकोमोडेशन प्रूफ 3 तरह है, अकोमोडेशन है, ज़बान का प्रॉब्लम है, या फिर आपका कोई बोगस डॉक्यूमेंट देते हैं और कंसुलेट या एम्बेसडर जो है वो आपको पकड़ लेता है इस चीज़ के ऊपर जो है वो आप लोगों को, तो आप बोगस डॉक्यूमेंट दें ही ना, क्योंकि आपके ओरिजिनल आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि आपके पीछे भी डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होके आते हैं मोफा से, तो जब आईबीसी से, एचईसी से और मोफा से वेरीफाई होके फिर आप क्योंकि जाते हैं, तो टेस्ट जो उसके अंदर फ्रॉड का तो कोई चक्कर ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, आपकी लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, और लैंग्वेज किस लेवल की होनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन अंदर है उसके अंदर ये होना चाहिए कि आप अपना इंट्रोड्यूस करवा सकें, यूनिवर्सिटी एम्बेसडर को लगे कि ये बंदा इंग्लिश पढ़ सकता है, सुन सकता है, लिसन कर सकता है। तो इतनी हाई फाई इंग्लिश भी ज़रूरत नहीं होती। लाइक आइल्स जो आम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है डेफिनेटली वो कम्युनिकेशंस अपनी जो है वो मस्ट इंग्लिश में कर सकता है, वो अपना इंट्रोड्यूस कर सकता है, अपना प्रेजेंट कर सकता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है, आप किस कंट्री में जा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं कि आपने अगर अप्लाई करना है तो यहीं पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन सिस्टम लिखा हुआ है, क्लिक ऑन द अप्लाई नो बटन टू सेलेक्ट द स्टडी प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई, तो यहाँ पे आप कौन सा जो है वो प्रोग्राम अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अप्लाई करें। और आफ्टर दिस ये मास्टर अब मैंने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ हेयर एंड आई विल फाइंड कंप्यूटर साइंस मिशकोल्क एंड मैकेनिकल हाउ टू अप्लाई मोर इन्फॉर्मेशन। दीज आर द एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जून और 1 सितंबर से जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी ये एकेडमिक ईयर 2024। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पे लिखी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। एंड और क्योंकि पहले हमने देख चुके हैं, ये लाजमी देखना है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो हंगेरियन में ना हो, इंग्लिश के अंदर हो, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 150 एंड ट्यूशन फ़ीस इज़ 3500 यूरो। तो ये सारे का सारा प्रोसीजर था।
बहुत सी चीज़ें मिक्स होंगी क्योंकि कभी हंगेरियन एम्बेसी की तरफ मैं गया हूँ, कभी मैं एडमिशन। तो पहले सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है, फिर आफ्टर दिस आपने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट फुल करनी है। तो आगे मैं मज़ीद वीडियो बनाता हूँ इसी के ऊपर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिखूँ, हंगरी एम्बेसी इन पाकिस्तान, दिस वन। तो यहाँ पे दिस वन इस्लामाबाद। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। सी टाइप, डी टाइप वीज़ा, रेजिडेंस फॉर हंगरी। तो स्टूडेंट वीज़ा, टेंशन स्टूडेंट वीज़ा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये इन्होंने कोई चेंज की है अभी, तो ये इसलिए वो कह रहे हैं अटेंशन स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंट फॉर द, हाँ ये देखें, study for we request student who have already received their final acceptance letter from Hungarian University and the college recommendation write an email to reserve। हाँ, तो यहाँ पे आप जस्ट ईमेल करें, अब वो जो है वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं चेक लिस्ट इनकी। तो यहाँ पे डी टाइप वीज़ा के लिए जो है स्टूडेंट्स के लिए है। सी टाइप वीज़ा जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा इन हंगरी, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। एंड यहाँ पे जो है स्टूडेंट वीज़ा के लिए उन्होंने अटेंशंस लिखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डी टाइप वीज़ा, अपॉइंटमेंट मुकिम फैमिली वर्क स्टडी वीज़ा। तो यहाँ पे हम स्टडी वीज़ा के ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ, तो ये बहुत सी रिक्वायरमेंट्स ओपन हो जाएंगी। लेट्स सी रिक्वायरमेंट, हाँ दिस वन लॉन्ग टर्म वैलिड पासपोर्ट और 2 पासपोर्ट फ़ोटो, फ़्लाइट बुकिंग, अकोमोडेशन प्रूफ। यही जो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि यूनी हॉस्टल ले लीजिएगा, तो ये वो है। वैलिड इंश्योरेंस, ये होगी बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर स्पॉन्सर लास्ट 6 मंथ की, और प्रूफ ऑफ इनकम, अगर प्रूफ ऑफ इनकम है, क्या काम करते हैं क्या नहीं है। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस लेटर इशू बाय यूनिवर्सिटी, ये भी हो गया। स्कूल सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द IBCC एंड HEC एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, यही मैंने बातें की थी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन इंग्लिश इशूड बाय द नादरा FRC, जो आपको चाहिए वालद के साथ, या अगर शादीशुदा है तो बीवी के साथ। बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश इशूड बाय नादरा एंड क्लियर करेक्टर सर्टिफिकेट बाय पुलिस डिपार्टमेंट। और पुलिस डिपार्टमेंट से ये मोफा से अटेस्ट करवा ले तो ठीक है, नहीं क्योंकि आपने जाना तो करवा लीजिएगा। CV इन इंग्लिश, आपकी CV जो है वो यूरोपाक एक वेबसाइट है, वहाँ से बनवा लें। साइंड मोटिवेशन लेटर इन इंग्लिश, आपने क्यों पढ़ना है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आपके हंगरी ये वो है, हंगरी बहुत अच्छा है, हंगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो हमें एक्सपोजर मिलता है, हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। सो व्हाट्सएवर जो भी आप मोटिवेशन लिखना चाहिए। अगर कोई कंसल्टेंट है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, तो उसका ले लें, वरना आप खुद भी कर सकते हैं। अब इसके बाद पुलिस रिपोर्ट अबाउट द फर्स्ट पर्पस, अगर ये है तो वो एक्सेप्ट होने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा, ये सारी की सारी एक लिस्ट दी हुई है, इनको आप फुलफ़िल करें। तो उससे पहले नंबर 1 के ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, अपेंडिक्स है, तो इसको लाजमी फुलफ़िल कीजिएगा। ऊपर वाले ये 2 फॉर्म जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ये देखें, एप्लीकेशन फॉर्म और अपेंडिक्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नए फॉर्म ओपन हो जाएंगे। अगर मज़ीद चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स करें, तो मैं इसको भी फुलफ़िल करके आपको भेज दूँगा। ओके, थैंक्स। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसी कमेंट्स के अंदर कोई उसके लिए रिलेटेड वीडियो बना के उसका लिंक नीचे पोस्ट कर दूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।